कपिल देव, एक नाम और करोड़ों जज्बात। आज के इस डीप ड्राइव में हम क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। द फॉल एंड राइज ऑफ कपिल देव। एक ऐसा समय जब भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन पर मैच फिक्सिंग का ऐसा दाग लगा जिसने सबको सुन्न कर दिया। उनकी ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि अदालतों, खुफिया कैमरों और देश के सबसे बड़े जांच अभियानों तक जा पहुंची। चलिए शुरू करते हैं। मई 2000 का वो बीबीसी हार्ड टॉक इंटरव्यू, शायद ही कोई क्रिकेट फैन उसे भूल पाया हो। एक नेशनल आइकॉन नेशनल टेलीविजन पर फूट फूट कर रो रहा था। उन्होंने कहा था, मैं किसी से रिश्वत लेने से पहले आत्महत्या कर लूंगा, मैं दुनिया छोड़ना पसंद करूंगा। जरा सोचिए, सिचुएशन कितनी इंटेंस और दर्दनाक रही होगी कि इतना बड़ा खिलाड़ी इस हद तक टूट गया। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक देश के भरोसे के टूटने का मंजर था। और इस दर्द की गहराई को समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर आखिर लगा क्या था। एक नंबर 434। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। रिटायरमेंट के समय ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कपिल देव का मतलब था भारत में क्रिकेट का भगवान। 1983 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत, जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की वो चमत्कारी पारी, एक ऐसा चैंपियन जिसने देश को लड़ना सिखाया, वही अचानक मैच फिक्सिंग का मुख्य आरोपी बन गया था। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये शक अचानक रातों रात पैदा नहीं हुआ था। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो कुछ ऐसे अजीब ऑन फील्ड फैसले थे जो समझ से बिल्कुल परे थे। जैसे 1987 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ग्राहम गूच लगातार स्वीप शॉट मार रहे हैं और वहां कोई फील्डर ही नहीं लगाया गया। या फिर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ रोशनी कम होने के बावजूद मैच रोकने से मना कर देना। नतीजा, हम वो जीता हुआ मैच हार गए। और 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉलो ऑन ना देने का वो हैरान करने वाला फैसला, जिसके बारे में सटोरियों को एक दिन पहले से ही पता था। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने फैंस और ऑफिशियल्स दोनों का दिमाग चकरा दिया था। अब आते हैं उस सबसे बड़े आरोप पर जिसने असली भूचाल ला दिया। एक तरफ थे मनोज प्रभाकर, जिन्होंने खुलेआम दावा किया कि 1994 के श्रीलंका टूर पर पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलने के लिए कपिल देव ने उन्हें 25 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। बिल्कुल सीधा आरोप। और दूसरी तरफ कपिल देव का एकदम साफ और गुस्से से भरा इनकार। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक घिनौनी साजिश बताया और कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गेम से गद्दारी करने के लिए नहीं कहा। उसी हार्ड टॉक इंटरव्यू में कपिल देव का अपने बचाव में जो पॉइंट था वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। उनका सीधा सा सवाल था कि भाई प्रभाकर 6 साल तक चुप क्यों बैठे रहे। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को गेम से इतना ही प्यार है तो उसने तुरंत अथॉरिटीज या जनता को ये बात क्यों नहीं बताई। कपिल का तर्क था कि ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं और अगर सच में कोई ठोस सबूत है तो कोई पुलिस के पास क्यों नहीं जाता। लॉजिकल है ना? मगर रुकिए, शक की सुई सिर्फ एक खिलाड़ी के बयान पर नहीं रुकी थी। 1995 में मुंबई पुलिस ने एक बुकी से पूछताछ की थी जिसके गवाह सुप्रीम कोर्ट के वकील वी.के. ओहरी थे। उस बुकी ने कुछ ऐसे दावे किए जो सच में होश उड़ा देने वाले थे। उसने कहा कि 1994 के टूर पर सट्टेबाजों ने कपिल की मदद से 16 करोड़ का मुनाफा कमाया। यही नहीं, उसने दावा किया कि कपिल को 1 करोड़ रुपए कैश दिए गए और 25 लाख एक फर्जी मॉडलिंग असाइनमेंट के जरिए। हालांकि कपिल ने अपनी 23 लाख की टोटल एनुअल इनकम का हवाला देकर इस 25 लाख वाले चेक के दावे को पूरी तरह बकवास बताया था। इन सब दावों और मीडिया के भारी दबाव के बाद आखिरकार मई 2000 में सीबीआई की एंट्री होती है। लेकिन शुरुआती जांच एकदम दीवार से जा टकराई। क्यों? क्योंकि जब सीबीआई ने रवि शास्त्री, प्रशांत वैद और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे खिलाड़ियों से पूछताछ की तो किसी ने भी मनोज प्रभाकर के दावों का सीधा सपोर्ट नहीं किया। सबने यही कहा कि उन्हें 25 लाख के किसी भी ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता। जांच एक तरह से वहीं अटक गई थी। और बस यहीं से आता है कहानी में एक ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट। खिलाड़ियों की इस चुप्पी को तोड़ने के लिए मनोज प्रभाकर तहलका के पत्रकारों के साथ मिलकर एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन प्लान करते हैं। प्रभाकर अपने कपड़ों में खुफिया कैमरा लगाते हैं और अपने पुराने साथियों से मिलने निकल पड़ते हैं। और रिजल्ट एकदम शॉकिंग। जो खिलाड़ी सीबीआई के आगे कुछ नहीं जानते थे, वही लोग सीक्रेट कैमरे के सामने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट बातें बोलते हुए पकड़े गए। उन सीक्रेट टेप्स में जो बातें निकल कर आईं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं।
पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी ने अजय जडेजा का जिक्र करते हुए रिकॉर्ड पर बोला, जो भी तुम चाहते हो कि मैं करूं, बस मुझे बता दो। और तो और अजीत वाडेकर और नवजोत सिद्धू जैसे बड़े नाम भी कैमरे पे ये मानते हुए दिखे कि प्रभाकर ने उन्हें उस वक्त ऑफर के बारे में बताया जरूर था, लेकिन वो सीबीआई के सामने मुकर गए थे। सिद्धू ने तो यहां तक कह दिया कि कपिल देव के उन पर बहुत एहसान है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही ये स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया, पूरे देश में मानो कोहराम मच गया। इसके तुरंत बाद जुलाई 2000 में सरकार ने ऑपरेशन जेंटलमैन के नाम से एक मैसिव एक्शन लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई और लोकल पुलिस ने मिलकर देश भर में 90 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की। क्रिकेटर्स, बुकीज, ऑफिशियल्स, कोई नहीं बचा। और आपको पता है इस रेड लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका था? कपिल देव का। उनके घर और ऑफिस पर लगातार 38 घंटे तक रेड चली। तो इस मैसिव रेड में अथॉरिटीज को आखिर मिला क्या? काफी कुछ अजीब चीजें। जैसे रमनिक चावड़ा नाम के एक शख्स की डायरी मिली जिसमें केडी लिखा था और आगे 83 लाख रुपीस कैश की एंट्री थी। उसके अलावा एक BMW कार का पता चला जो साउथ अफ्रीका के किसी इब्राहिम नाम के आदमी ने गिफ्ट की थी, और इस इब्राहिम का कभी कोई आता पता नहीं चला। साथ ही करीब 100 एकड़ जमीन के पेपर्स मिले जो मार्केट रेट से काफी कम दाम पर खरीदी गई थी। ये सब बहुत सस्पिशियस तो था, नो डाउट, लेकिन लीगली देखा जाए तो ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल यानी परिस्थितिजन्य सबूत था। अब इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। सीबीआई को मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ बिल्कुल सीधे और ठोस सबूत मिल गए थे, जिसके बेसिस पर उन पर बैन लगा दिए गए। लेकिन कपिल देव के केस में भारी शक था, उनकी संपत्ति पर सवाल थे, स्टिंग ऑपरेशन के टेप्स भी थे, मगर मैच फिक्सिंग का कोई डायरेक्ट लिंक या पैसे का सीधा लेन देन कभी साबित नहीं हो सका। और आखिरकार 30 अक्टूबर 2000 को वो दिन आ ही गया। सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। फैसला बिल्कुल साफ था। अजहरुद्दीन, जडेजा और यहां तक कि आरोप लगाने वाले मनोज प्रभाकर को ही दोषी पाया गया। लेकिन कपिल देव को इन सब आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया। सीबीआई का कहना था कि उन्हें कपिल के खिलाफ कोई भी विश्वसनीय या प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसी ने क्लियर कर दिया कि कपिल देव के मैच फिक्स करने का कोई फाइनेंशियल या फिजिकल प्रूफ है ही नहीं। इस फैसले के बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जरा सोचिए, जिस खिलाड़ी पर कुछ महीने पहले तक मैच फिक्सिंग के इतने संगीन आरोप थे, उसी शख्स को महज 3 साल बाद 2004 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन बना दिया गया। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये कपिल देव की एक बहुत तेज और धमाकेदार वापसी थी। हालांकि फैंस और मीडिया के बीच आज भी ये चर्चा चलती रहती है कि क्या वाकई में पूरा सच सामने आया या कुछ बातें हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह गईं, जो हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सीबीआई के पास सच में सबूतों की कमी थी, या फिर खेल का सबसे बड़ा नायक सिस्टम के लिए इतना बड़ा था कि उसे गिरने ही नहीं दिया जा सकता था? 1983 में देश को रुला देने वाली वो खुशी और 2000 में टीवी पर बहते उनके आंसू, इन सब के बीच का असली सच शायद हमेशा क्रिकेट हिस्ट्री का एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा। सच में कभी कभी मैदान के बाहर का खेल मैदान के अंदर के खेल से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा होता है, और इस पूरे विवाद ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।